बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है, जो कि एंटायर आर्किटेक्चर है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वाई वी नीड सच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। लेट अस स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। आमीन बिजाहि नबिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Let's start the learning with the beautiful words. The noblest Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam said to a person performing salah followed by the glorification of Allah Azza wa Jal and the recitation of salah, make dua, supplication, it will be answered. Ask for, it will be granted. Sallallahu alaihi wasallam. लेट्स स्टार्ट कि आज हमारे पास जो ये टॉपिक है एंटायर का, इसको मैं थोड़ा सा पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि इसमें मैंने मेंशन किया है एंटायर इंट्रोडक्शन में कि एंटायर एप्लीकेशन कैन ईजीली इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर. The entire application provides the strategic benefit to enterprise solutions. ये जो मैंने पढ़ा है इसको अभी जस्ट ऐसे ही रखें। मैं आपको कोई सिनेरियो डिस्कस करता हूँ इसमें, ताकि हमें ये चीज़ें समझ आ सकें। नॉर्मली होता ये है कि जी प्रोफेशनल लाइफ में जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन किया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर हाउस में टीम्स वर्किंग कर रही होती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और जिसमें कुछ हायरार्की फॉलो की गई होती है। लेकिन नॉर्मली होता ही है कि मार्केट ट्रेंड ये है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो इंजीनियर्स हैं वो अपनी जॉब्स स्विच करते रहते हैं अराउंड आफ्टर 1 or 2 years और 3 years, या इसी तरीके से सेवरल रीजंस बन सकती हैं। किसी भी वजह से जॉब स्विच होती है मार्केट में। अब थोड़ी देर के लिए ये देखें कि एक पर्सन जिसने अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस में तकरीबन 3 साल गुजारे हैं, 4 साल गुजारे हैं या 5 साल गुजारे हैं उसने, तो वो उस जगह किसी टेक्नोलॉजी पे वर्किंग कर रहा है और किसी एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग कर रहा है, और वो एप्लीकेशन उसने अगर डेवलप की है, तो होता ये है कि अब अगर कोई नया पर्सन आएगा जो इस एप्लीकेशन को समझे तो उसके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। यानी एक बंदे ने अगर 3 साल लगाकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो मार्केट में चल भी रहा है, अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्योंकि सीनियर हो चुका है, वो उस पे अगर बिल फ़र्ज़ के नहीं रहता और अगर उसका इंक्रीमेंट भी नहीं लग रहा, वो ऑफ कोर्स किसी दूसरी जगह स्विच करता है। अब जैसे ही वो किसी दूसरी जगह स्विच करेगा तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो इस सॉफ्टवेयर उसके पास चल रहा है, इसमें वो किसी न्यू हायर करेंगे किसी और को, और आल्थो वो भी कोई एक्सपीरियंस पर्सन ही हो, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए पहले उसको एग्जिस्टिंग कोड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे वो इस एग्जिस्टिंग कोड को अंडरस्टैंड करने की बात करेगा तो उसको नंबर ऑफ या कपल ऑफ वीक्स या कपल ऑफ डेज रिक्वायर्ड होंगे कि वो पहले इसको समझे कि उसने, यानी एक बंदे 3 साल लगा कर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, तो ऑफ कोर्स ये कोई आने वाला नया जो है जिसको उस टेक्नोलॉजी के अंदर हो न तो हो, लेकिन वो उसको तकरीबन कुछ दिनों में या 1-2 दिन में तो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो बेहतर क्या है जी, इतना कोड जो कि उसने इतनी देर लगा के किया है, तो इसको उसके लिए समझना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और उसे कहा जाए कि हाँ जी इसने इतनी प्रोग्रामिंग, इतनी क्लासेस बनाई हैं, उसके लिए उन चीज़ों को ढूंढना और सारी चीज़ें मिक्स ही पड़ी हों। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि डीबी का कोड कहाँ लिखा हुआ है, और इसने जो डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल किसी बटन को चेंज करना, उस बटन का जो कोड है वो इतना 1000 ऑफ लाइन में से वो कहाँ से निकालेगा, किस तरीके से जाएगा। तो
इसको हम नॉर्मल सिनेरियो में लेते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें किसी ऐसे आर्किटेक्चर की ज़रूरत पेश आई कि जो वर्ल्ड वाइड यूटिलाइजेशन उसकी हो रही हो और हम एक स्पेसिफिक वे से किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की बात करें, और अगर उस आर्किटेक्चर को फॉलो कर लिया जाए यूनिवर्सली, तो कोई भी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन आके अगर इसके ऊपर वर्किंग करे तो उसको आइडिया हो कि ठीक है इसके अंदर ABC कोई आर्किटेक्चर यूज़ हुआ था, उस आर्किटेक्चर का हमें फिनोमिना आइडिया है, तो उस आर्किटेक्चर के रूल्स एंड रेगुलेशन को यूटिलाइज़ करते हुए ये फ़ौरन से पहले मैप कर लें कि अच्छा इसके अंदर DB की क्लासेस यहाँ पड़ी होंगी, फ़लाँ डिज़ाइन वाला काम फ़लाँ जगह पड़ा होगा। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो सोल्यूशन दिया है वो दिया है एनटायर ने। एनटायर क्या है? बेसिकली ये आपकी मल्टीपल लेयर्स के ऊपर वर्किंग की जाती है इसमें, जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो डिज़ाइन है उसके लिए जो आर्किटेक्चर है वो प्रोवाइड किया जाता है, और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि हम इसमें कोई इंटरप्राइज लेवल के कुछ सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो मैंने बातें की इस एग्जांपल में ज़हन में रखें तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में आइडिया होगा। एडवांटेजेस इसके आते हैं जी, ये जो आर्किटेक्चर है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने किसी एक ही जगह सारे कोड को नहीं करना, हमने किसी आर्किटेक्चर समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, सच लाइक ए मैकेनिज़्म, हमने कोड करने के मैकेनिज़्म को आर्किटेक्चर कह रहे हैं, और आर्किटेक्चर का भी ख़ास कोई फ्लेवर है जिसका नाम रखा हुआ है हमने एनटायर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी जो सी है ये दोनों बड़ी मैटर करती हैं जी। कि स्केलेबिलिटी ये है, अवेलेबिलिटी का तो आइडिया है ही आपको कि हमारे पास उस कोड के जो अवेलेबिलिटी है वो हो कि किस किस जगह कौन कौन सी फाइल कैसे मौजूद है, और उस कोड को कैसे हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और स्केलेबिलिटी के अंदर ये है हमारे पास कि जी अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम अपने टायर्स को एक्सटेंड कर सकें या मर्ज कर सकें या रिड्यूस कर सकें किसी न किसी वे से। यानी ये आर्किटेक्चर के अंदर इसीलिए कहा गया एन टायर, यानी 2 टायर, 3 टायर, 5 टायर, 6 टायर या 1 टायर। हमने यहाँ बात की है एन टायर, यानी मल्टीपल टायर्स के ऊपर कोई आर्किटेक्चर है, तो ये स्केलेबल होगा कि आपकी एप्लीकेशन जिस साइज़ की है उस साइज़ का आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट किया जाए। मैनेजेबिलिटी होती है ऑफ कोर्स में, इजी मेंटेनेंस होगा। जाहिर सी बात है अगर एक स्टैंडर्ड रूल्स को कोई फॉलो करेगा तो ऑफ कोर्स वो इजीली मेंटेन किया जाएगा। कोई नया बंदा भी आएगा उसको बता दिया जाए जी पहले जो इंजीनियर काम करके गया 3 साल से वो फलां फ्रेमवर्क के ऊपर काम करके गया है, वो करके गया जी एंटायर आर्किटेक्चर पे काम करके गया, तो इसके अंदर जो जो लेयर्स हैं आपको उन लेयर्स के फाइलों को अलग अलग कर लें। तो मतलब ये कि आपका काम में कैटेगराइजेशन होना शुरू हो जाती है और इसमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन बड़े बेस्ट तरीके से आपका चल रहा होता है। तो इसको आगे चलते हैं जी। एंटायर आर्किटेक्चर में जो सबसे पहले आता है डेट इज़ कॉल्ड द वन टायर आर्किटेक्चर, जो कि नॉर्मली हर कोई यूज़ कर रहा होता है कि आपका फाइल सर्वर आपके पास मौजूद है और क्लाइंट कंप्यूटर मौजूद है, आपकी एक ही DB को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और सिंपल फिनोमिना में हम इसको काम में लेके आते हैं। One tier architecture involves putting all of the required components for a software application or technology on a single server platform, यानी एक ही जगह सारी चीज़ें हम रख देते हैं और जो नॉर्मल सिनेरियो चलता है वो ये ही चलता है। अब इसके अंदर क्या इश्यूज़ क्या है जी? बेसिकली यहाँ वन टायर आर्किटेक्चर कीप ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द इंटरफेस, मिडल वेयर एंड द बैक एंड डाटा इन वन प्लेस। सारी चीज़ें एक ही जगह मौजूद है, पता नहीं क्यूरी कहाँ लिखी होगी इसने, पता नहीं इसका मिडल वेयर जो लॉजिक है वो कहाँ पे पड़ी है, इंटरफेस का काम कहाँ पे पड़ा होगा। डेवलपर सी दीज टाइप ऑफ सिस्टम एज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट वे, यानी बनाने के लिए डेवलपर की नज़र में इससे बेस्ट सोल्यूशन कोई नहीं है कि बनाना इसको बड़ा आसान है। लेकिन हमने आज फोकस ये करना है कि बनाना नहीं, उसको फर्दर लेके चलना और उसके ऊपर फर्दर वर्किंग करना। बनाते हुए तो बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो हम आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन जब उसको दोबारा रीड करने की बारी आए और अगर वो मैनेज कोड नहीं होगा तो उसके लिए वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर हम बात करते हैं, अच्छा चले हम अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। हम कहते हैं जी चले DB को अलग कर देते
देते हैं, क्लाइंट्स को अलग कर देते हैं, यानी व्यूज़ को अलग कर देते हैं। जो जितनी प्रोग्रामिंग वाली साइड है वो साइड पे करते हैं उसको, और हम जितने भी डेटाबेस वाला काम है उसको एक साइड पे कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा अब हम देखें तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी, यानी अगर तो क्यूरीज सही नहीं चल रही, डाटा फैच नहीं हो रहा, इस तरह का कोई इशू आ रहा है, 505 का इशू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डीबी साइड पे जाएंगे। और अगर हमें डिज़ाइन में, बटन में, किसी लॉजिक में फ़र्क आ रहा है तो हम किससे जाएंगे, क्लाइंट टायर में चले जाएंगे। द टू टायर इज बेस्ड ऑन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। द टू टायर आर्किटेक्चर इज लाइक a client server application. The direct communication take place between client and server. client और server का जो relationship है उसके अंदर there is no intermediate between client and server. client और server के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्टली हम इसके अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो बेहतर अब सोल्यूशन इसकी तरफ जाते हैं, डेट इज कॉल्ड थ्री टायर आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर के अंदर क्या है जी, यूआई डिज़ाइन हमने अलग करके रखा है, डेट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन लेयर। सेकंड वन इज द बिजनेस लॉजिक लेयर, BLL। और हमने इसके बाद रखा है डाटा एक्सेस लेयर, यानी जो भी डाटा से एक्सेस वगैरह करनी है उसकी क्लासेस वगैरह हम एक साइड पे करते हैं, डेट इज कॉल्ड द DB। और एंटिटी कट ऑल 3 लेयर्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हम इन सारे को एंटिटी कह देते हैं। तो हमने क्या किया, अपनी चीज़ों को डिवाइड किया। अगर तो डिज़ाइन का इशू होगा तो प्रेजेंटेशन लेयर में जाकर ठीक करेंगे, अगर तो कोई प्रोग्रामिंग में कोई लॉजिक गलत लग गई है तो बिजनेस लॉजिक में जाएंगे, अगर तो DB फैच करने में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो डाटा एक्सेस लेयर में जाएंगे, और DB में अगर टेबल्स वगैरह बनाने हैं तो वो DB के अंदर जाएंगे। तो इस तरह का काम हमारे पास डिवाइड हो जाता है। अगर मज़ीद हमें इससे भी ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड हों तो हम इसे एंड आर्किटेक्चर में ले जाते हैं। हम इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं, लॉजिक टायर, प्रेजेंटेशन टायर, डाटा टायर। लेकिन हम यहाँ पे देखें जी, टायर 1 क्लाइंट है, टायर 2 एप्लीकेशन सर्वर है, और टायर 2 एप्लीकेशन सर्वर ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग वे से हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक जैसे किसी वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का बैक एंड भी बनाया हुआ है और हमने फ्रंट एंड भी बनाया हुआ है। तो फ्रंट एंड के लिहाज से उसके जो एप्लीकेशन सर्वर है वो लहदा है, उसके जो बैक एंड के लिहाज से है उसका अलग से पड़ा है। जो टायर 3 है उसका डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल हमने डेटाबेस भी मल्टीपल यूज़ करें और किसी डेटाबेस के साथ हम कोई वेब सर्विस लिख दें तो मल्टीपल टायर्स जो सी हैं एक आर्किटेक्चर में समा सकती हैं। तो इन सारी बातों को करते हुए आपको बस ये बताता चलूँ कि इसमें एक चीज़ की एहतियात आपने करनी है कि एंटायर आर्किटेक्चर हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, उसने किस तरह से काम करवाना था। अब एप्लीकेशन है बहुत बड़ी किस्म की, यानी कोई इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है जिसके मॉड्यूल्स भी बहुत ज़्यादा है। आप उसको अगर एंटायर के आर्किटेक्चर में डिवाइड करते हैं तो आपके लिए उनको मॉड्यूल्स को हैंडल करना एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। और आप इसको अगर मेंटेन कर लेंगे तो इससे फिर आप ये समझें कि आने वाले जो न्यू इंजीनियर्स हैं उनको हैंड ओवर करते हुए यही कोड कोई टेंशन नहीं होगी। यानी अगर आपने पूरा एक इंजीनियर रखा है जो वेब सर्विसेज लिखता है तो आप उसको कहेंगे यार टायर 3 में वेब सर्विसेज यहाँ पे मौजूद है, आपने बस इसी जगह अपना काम करना है। कोई अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपर रखा हुआ है तो उसको प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करवाएंगे। अगर कोई DB एक्सपर्ट है तो उसे DB के ऊपर वर्किंग करवाएंगे। अगर कोई लॉजिक किसी की स्ट्रॉन्ग है तो उसको हम कोडिंग साइड पे सेकंड लेयर के ऊपर एप्लीकेशन सर्वर पे काम करवाएंगे। तो आई होप सो कि ये चीज़ समझ आई हो। फिर दूसरी तरफ जो बैलेंस करने वाली बात है वो ये भी नहीं करना आपने कि एप्लीकेशन हो बहुत छोटी, एप्लीकेशन हो बहुत छोटी सी, सिंपल सी एप्लीकेशन हो और वो नज़र भी आ रहा है कि 1 टायर में बनाए तो बस ठीक है, छोटा सा काम था। और हमने अब क्या किया जी, क्योंकि हमें एंटायर आर्किटेक्चर आता है, हमने क्या किया उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दी है। यानी मतलब ये है कि आपको कहा गया था कि आपने जनाब एक छोटी सी कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है और आपने उस छोटी सी एप्लीकेशन के लिए क्या किए, इतने टायर्स बना दिए कि वो आपकी एप्लीकेशन जो सिंपल थी वो सिंपल ना रही है, वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट किस्म के आर्किटेक्चर पे बेस करती है, लेकिन उसके अंदर की जो लॉजिक है और वो बहुत ही सिंपल सी है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। फिर इसके लिहाज से हम आगे चलते हैं तो एक सेम तरह की एक चीज़ यूटिलाइज होती है, डेट इज़ कॉल्ड MVC फ्रेमवर्क जिसे कहा जाता है। ये इसके फ़र्क जो सा ना, ये बड़ा जो सा ना मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को कि इसको कैसे हम अंडरस्टैंड करें। तो मैंने बड़े ईजी वे में इसको कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा ताकि ये चीज़ें क्लियर हो सकें कि एंटायर क्या है जी और MVC क्या है। एंटायर बेसिकली क्या है, इट इज़ द फिजिकल सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन एज
opposed to the usually conceptual or logical separation of the elements in the model view controller framework। तो दूसरी तरफ जो ये फिजिकल सेपरेशन होती है इसके अंदर एंटायर में, और इसके अंदर क्या होती है कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल होती है एमवीसी में। और दूसरा डिफरेंस क्या है जी इसके अंदर के एंटायर लेयर्स आर कनेक्टेड लीनियरली, meaning all communication must go through the middle layer which is the logic tier। मतलब ये कि linearly working करेगा, जबकि MVC में जाएंगे there is no actual middle layer because the interaction is triangular। The control layer has access to both the view and the model layer, and the model also access the view, and the controller also create a model based on the requirement and pushes this to the view। समझ आ गई होगी होप के इसके जो मेनली है, बस आपने एक दो पॉइंट अपने ज़हन में रखने हैं। एक तो ये फिजिकल है जो एंटायर है, और इसी तरीके से जो हम एंटायर की बात करते हैं इसके अंदर लीनियर कनेक्शन होता है। बस अगर ये दो चीज़ें याद रहेंगी तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाएंगे तो क्या बन जाएगा एमवीसी बन जाएगा। अब हम आते हैं जी कोडिंग साइड पे। हमने क्या करना है जी अपना विजुअल स्टूडियो ऑन करना है। इसमें हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाया। मैं आपको सिंपल वे में इसके थोड़ी सेटिंग के बारे में, कंसोल एप्लीकेशन है जी, मैंने सिंपल कंसोल एप्लीकेशन को कोई नाम दिया, ओके किया। इस कंसोल एप्लीकेशन में जाके मैंने ये मेरे पास एप्लीकेशन आई, ठीक है। मैंने अभी इस एप्लीकेशन के अंदर ना मज़ीद चीज़ें लेके चलनी है। मैं इसके थोड़ा साइज़ वगैरह भी आपके लिए कर दूँ ताकि आपको इजी हो जाए। मैं सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक कोड की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो ये कि यूज़र अगर हमें अपना नाम और सैलरी बताएगा, नाम और सैलरी बताएगा, तो हमने उसको क्या कैलकुलेट करके देना है, उसका टैक्स कैलकुलेट करके देंगे। तो उसके लिए हम एक अलग से बनाते हैं यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन है। आपने बनानी है क्लास लाइब्रेरी। आपने क्या बनानी है जनाब यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। क्लास लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है। कंसोल एप्लीकेशन एक ही दफ़ा बनेगी जो आपने शुरू में बना दी थी, इसमें मेन होगा। अब हम बनाएंगे क्लास लाइब्रेरी और इसके लिहाज से हमने फर्दर यूज़ करना है। मैंने बीओ बनाया। बीओ का मतलब ये है कि जी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल पर्सन बीओ। ये हमारे पास क्लास आएगी। इसी लिहाज से मैं यहाँ पे इसको फर्दर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे साथ साथ कोड करके आपको समझाता रहता हूँ कि यहाँ पे मैं करने क्या लगा हूँ। हमारे पास मैं यहाँ पे ना इसके कुछ वेरिएबल्स जो कि डाटा मेंबर्स जो से हैं पूरे एप्लीकेशन में जो मैंने यूज़ करने ना, मैं उसको यहाँ पे गेटर सेटर बना देता हूँ। अब ये देखें प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि सेट और गेट कीवर्ड जो सा ना ये बड़ा फेमस है इस लिहाज से कि हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये मुझे बार बार जो लेना है तो मैं इसको एक ही जगह बना देता हूँ। ठीक हो गया जी। मैंने ये तीनों चीज़ें एक ही जगह बनाई ताकि इसको फर्दर यूटिलाइज करता रहूँगा मैं। अब आगे गया मैं, आगे जाके मैंने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक कोड बनाता हूँ। मैं यहाँ पे आके यहाँ पे मैं क्लास लाइब्रेरी क्यों बना रहा हूँ मैं इसकी रीज़न भी बताता हूँ आपको। मैं अभी फ़िलहाल कुछ लेयर्स क्रिएट कर रहा हूँ कि मेन एक होगा और बाकी मैं क्लास लाइब्रेरीज बना रहा हूँ। क्लास लाइब्रेरी बैकएंड के ऊपर क्या बनाएगा, बैकएंड पे एक DLL फाइल क्रिएट करेगा। मैं एक डाटा एक्सेस लेयर बनाता हूँ ताकि हम इसके अंदर भी फर्दर देख सकें कि हमारे पास क्या आएगा। इसका नाम है पर्सन DL कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास क्लास है। क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पे आपने पहला काम ये करना है कि DLL में आना है, रेफरेंसेस में आना है, राइट क्लिक करना है, ऐड रेफरेंसेस में जाना है।
ऐड रेफरेंसेस में जाके आपने जाना है सॉल्यूशन प्रोजेक्ट, तो BO आ रहा होगा आपके पास यहाँ पे BO, ठीक है। आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। ये आपके पास BO यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक हो गया। यहाँ से आपने आके इसको ऐड करना है यूजिंग BO, आपके पास आ गया। पहले आपने फाइल ऐड करनी थी और अब आपने ये ऐड करना है। यहाँ पे मैंने system.io को भी इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि ये लाइब्रेरी भी यहाँ पे यूटिलाइज हो सके। मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी पब्लिक वॉइड सेव का फंक्शन बनाने लगा मैं एक, ताकि क्या होगा जी हमारे पास सेव का जो डाटा है वो एक्सेसिबल हो। मैं इसको पर्सन BO के नाम से इसका पैरामीटर पास कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे अब क्योंकि मैंने IO स्ट्रीम यूज़ किया, मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रहा हूँ फाइल हैंडलिंग। तो फाइल स्ट्रीम, इसको मैं नाम देता हूँ F आउट का। फाइल स्ट्रीम के अंदर दो तरह के पैरामीटर आपके पास आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके अंदर देना है data.txt, मतलब कि txt इसको बताना है। और फाइल मोड क्या होगा इसका, फाइल मोड इसका होगा डॉट क्रिएट, ठीक है जी। फाइल मोड डॉट क्रिएट आपने ये रखना कि ये क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पे नाम देंगे txt फाइल बैकएंड पे एक बनाएगा data.txt, और इसको मैंने कहा जी फाइल मोड डॉट क्रिएट। ये इसके बाद मुझे इसमें लिखने के लिए स्ट्रीम राइटर की ज़रूरत होगी। ये देखें आपको मिलता जुलता लग रहा होगा कोड, जैसा कि आपने कभी जावा में किया हो। ठीक है जी, यहाँ पे मुझे ये पास करना पड़ेगा कि आपने स्ट्रीम राइटर कहाँ यूज़ करना जी। हमने यूज़ करना है इस फाइल में। कौन सी फाइल में, data.txt। तो जो ऑब्जेक्ट बनाया था fout, वो हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अब ये देखें, अब sw अगर मैं लिखता हूँ डॉट यहाँ पे मैं डॉट लगा के इसको राइट लाइन का फंक्शन कॉल करूँगा, तो जैसे मैं राइट लाइन का फंक्शन कॉल करूँगा sw से, तो ये कहाँ जाके लिखेगा, data.txt में जाके। समझ आ रही है कि ये यहाँ पे क्या करेगा, डॉट राइट लाइन का फंक्शन कर जब करूँगा मैं, तो ये लिखेगा इसके फाइल में जाके। तो मैंने BO का ऑब्जेक्ट वहाँ पे ऊपर पैरामीटर में पास किया था, ताकि जब भी सेव कुछ करूँगा तो इस पैरामीटर में जो भी चीज़ आएगी उस पैरामीटर के लिहाज से ये इसके अंदर सेव करता जाएगा। मैंने BO डॉट लिखा है, तो देखें इंटेलिजेंस से नीचे से नेम उठा लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे अब वही यूटिलाइज करता हूँ इसकी कंपैटिबिलिटी, यानी वो सारा कुछ इसका कॉन्कैटिनेशन डॉट सैलरी और BO डॉट टैक्स। ठीक है जी, मैंने ये दो चीज़ें यहाँ पे कर दी हैं। SW डॉट, यहाँ पे अब इसको पेन को बंद करेंगे। आपको बिल्कुल अगर उसका काम किया हुआ आपने जावा में, तो आपको याद आ रहा होगा कि जावा में भी हम तकरीबन ऐसे ही काम करते हैं। पहले मैंने पेन बंद किया, वो मैंने जहाँ डाटा सेव करवा रहे हैं वो भी इसका ऑब्जेक्ट भी डॉट क्लोज कर दिया, ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे ना जा सके। रीज़न ये है एक्चुअली इसको बंद करने। ये जी हमारे पास सेव का फंक्शन आ गया। सेव के फंक्शन में हमने क्या कहा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा वो एक फ़ाइल बनाएगा। फाइल के अंदर क्या लिखेगा, जो इस पैरामीटर में देंगे उसका कॉन्कैटिनेशन करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ जनाब पब्लिक BO टाइप का रीड का फंक्शन बनाने। ठीक है जी, इसके रीड के फंक्शन के अंदर भी फाइल, यहाँ पे हमारे पास आएगा फाइल स्ट्रीम, जैसे कि हमने इसमें किया था f in।
इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर आएंगे जी, इसके अंदर भी वही आएगा डाटा डॉट txt कोमा, यहाँ पे फाइल एक्सेस मोड दे रहा है, लेकिन हमने जाना फाइल मोड डॉट ओपन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिलीट करना है, तो एक दफ़ा इसको ओपन करके चेक करेंगे। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रीम राइटर था, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रीम रीडर SR, इसके अंदर हमने F आउट किया था, तो यहाँ पे हम F इन का पास कर देंगे। ठीक है, रीड जो कर रहे हैं हम, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लाइन रीडर स्ट्रिंग लाइन, यहाँ पे मैंने क्या करना है जनाब, इसको SR डॉट रीड लाइन, अब यहाँ पे मैंने SR क्या किया, वहाँ पे आपको याद होगा कि हमने जब यहाँ पे किया था तो इस तरह का ऑब्जेक्ट बना के राइट लाइन किया था, मैंने इसी ऑब्जेक्ट को बना के रीड लाइन किया ताकि रीडर बन सके। ये यहाँ पे इस लाइन को जो भी इनपुट यूज़र से लेनी है वो यहाँ से आएगी और ये इसमें लाइन के स्ट्रिंग में सेव हो जाएगी। अब क्या है जी, मैं स्ट्रिंग का कोई अरे बना के इसको डाटा लाइन डॉट स्प्लिट कैसे करना है, हमने कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे लिखा था सारा, तो कॉमे से ही हमें यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे से स्प्लिट करेंगे कॉमे से जैसे स्प्लिट करेंगे तो वो क्या करेगा, पूरी अरे बना देगा। 0 इंडेक्स पे क्या आएगा, 0 इंडेक्स पे आ जाएगा नेम, 1 पे सैलरी और 2 पे टैक्स। और इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर हम इसका पर्सन BO का ऑब्जेक्ट बना लें, पर्सन BO का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अगर हम, तो हम क्या कर सकते हैं जनाब, BO डॉट नेम डाटा, कौन सा डाटा जी, 0 वाला, BO डॉट सैलरी डाटा, कौन सा 1 वाला, ये कौन सा 1 से कहाँ से आ रहा है ये डाटा, ये स्प्लिट वाले से आ रहा है डाटा। ठीक है, अब ये क्योंकि वो तो स्ट्रिंग थी वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट डॉट पार्स, और यहाँ पे इसको हम दे देंगे दिस। तो अब देखें एरर ख़त्म हो गया क्योंकि सैलरी फ्लोट टाइप की थी, तो हमने ये किया। फिर हमने कहा जी BO डॉट टैक्स इज इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स डाटा टू डन हो गया जी हमारे पास। ये हमने क्या किया, रीड भी कर लिया उसको, एक एक चीज़ को हमने इसको स्प्लिट किया, हमने कहा स्प्लिट करके इसको अलग अलग कर दे, अलग करके जैसे हमने किया तो 0 1 2 3 को लगा था, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अभी सिर्फ हमारी ये डाटा एक्सेस लेयर बनी है, अभी हमारी क्या बनी है, डाटा एक्सेस लेयर बनी है। जैसे ये आएगा तो इसकी रिटर्न हमने करवाई हुई थी, रिटर्न BO करवा देते हैं। तो जो टाइप इसकी हमने बनाई थी वही टाइप हमारे पास यहाँ पे इसकी रिटर्न हो रही है। तो अब ये फंक्शन हमारे पास बन चुका है। अब हम आगे चलते हैं, आगे जनाब इसका एक और काम करना, हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाया क्लास लाइब्रेरी, और अब हमें चाहिए यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लेयर, मतलब ये BLL हम यहाँ पे ओके करते हैं इसको, दिस पर्सन BLL के नाम से मैंने इसके क्लास का नाम रखा, और इसके रेफरेंसेस में जाके मुझे भी रेफरेंस ही ऐड करवाने पड़ेंगे, BO का और DL दोनों का ऑब्जेक्ट कॉल करवाना पड़ेगा। ओके, यहाँ जाएंगे सबसे पहले यूजिंग यहाँ पे आएगा
DAL, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आएगा इसका DAL। हमने इन दोनों को यहाँ पे ऐड करवाया, वहाँ से पहले उनकी फाइलें ऐड करवाई और फिर यहाँ पे इनको भी ऐड करवाया। ये बेसिकली उसके बैकएंड पे इसको DLL फाइलें ही जनरेट करेगा इसकी। तो ये सारा कुछ करने के बाद हम वापस आते हैं जनाब यहाँ पे पर्सन BLL में। यहाँ पे अब हमें वही जो हमने काम पहले किया था उसको रेप्लिकेट करवाना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लॉजिक क्लियर है, ये लॉजिक के अंदर हमें सबसे पहले लॉजिक वाला काम कर लेते हैं। हम कहते हैं जी प्राइवेट फंक्शन बनाते हैं हम इसमें फ्लोट कैलकुलेट टैक्स का, ठीक है। ये टैक्स कैलकुलेट हो, हमने यहाँ पे किया जी इसके पैरामीटर में फ्लोट सैलरी, इसको पैरामीटर में सैलरी मिलेगी तो ये उसके क्या कर देगा, फ्लोट टैक्स इज इक्वल टू 0। इसको जैसे सैलरी मिलेगी, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, देन क्या करें जी, रिटर्न करवा देते हैं हम इसको, रिटर्न नहीं बल्कि इफ टैक्स इसका जो है वो हम कर देते हैं। अगर इसकी 20,000 सैलरी है तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कितना कर दे जी, इतना, ठीक है जी, 1200 इसको टैक्स पे करना पड़ेगा और यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं टैक्स। अगर तो होगा ठीक, नहीं तो 0 टैक्स उसका चला जाएगा। ये छोटा सा एक फंक्शन बनाया जो कि प्राइवेट बनाया। प्राइवेट का मतलब ये है कि विद इन क्लास एक्सेसिबल है, बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। जब ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा तो फिर कोई क्लास में ही इसको यूज़ करेगा, तो ये हम कर सकते हैं इसको। मैं इधर बना देता हूँ दोबारा एक सेव का फंक्शन बनाता हूँ इसके अंदर। ये अभी ये इस लेयर के अंदर बन रहा है। अभी इस लेयर के अंदर बनने की वजह से क्या होगा, इसकी जो एक्सेस है सिर्फ इसी तक रहेगी। वॉइड सेव के अंदर मैंने सेव के अंदर जो मैंने पैरामीटर पास किया था वो था पर्सन। मैं इसको फिर यहाँ पे यही करता हूँ। अभी ये क्या करेंगे हम इसके अंदर सेव में पहले दो जो चीज़ें हैं ना वो तो आ जाएंगी यूज़र से। टैक्स तो कैलकुलेट हो रहा है, तो जो चीज़ कैलकुलेट हो रही है मैं वो तो सेट करवा दूँ ना, जो टैक्स में कैलकुलेट होगी। कॉल टैक्स में क्या जाएगा, BO डॉट सैलरी, इसकी सैलरी से देंगे तो ये इसको टैक्स में सेव करवा देगा। जैसे ये टैक्स में सेव करवा देगा तो मैं क्या करता हूँ, पर्सन DL, मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के DL का इसको पर्सन DL का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इसको DL डॉट, अब ये क्या करेगा, इसके अपने अंदर वो वाला फंक्शन जो कि हमने दूसरी जगह बनाया था उसको पास कर देंगे। जैसे ही हम इसके अंदर पास करेंगे तो हमने इसके अंदर पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट देंगे जो कि उधर चला जाएगा। इस पूरे ऑब्जेक्ट में देने से क्या होगा तो कि हमने यहाँ पे टैक्स की सिर्फ वैल्यू उसको सेट करवाया, तो वो जितनी भी ऑब्जेक्ट पूरा जो जा रहा है तो जितनी वैल्यू सेट हुई है वो सारी की सारी चली जाएंगी। और इसके बाद हम एक और फिर बना देते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है जहाँ पे आपने तवज्जो देनी है, वो सिर्फ लाइन है ये वाली। इसकी वजह से हमने दोबारा इसका ऑब्जेक्ट बनाया और हमने इसको कॉल किया है। बस ये चीज़ याद रखिएगा, हमने इसके लिए किया है और इसको करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाना था, तो इसलिए पहले ही हमने एक फंक्शन बनाया छोटा सा एक। तो अब ये देखें कैसा डिपेंडेंसी है आपस में की ना। पब्लिक, हम अब यहाँ पे आके पर्सन BO का, हम यहाँ पे आके क्या करेंगे जी, पर्सन BO का रीड का फंक्शन बनाएंगे। रीड के फंक्शन में क्या चीज़ करेंगे, सिंपल उसका हम बनाते हैं पर्सन DL का ऑब्जेक्ट DL डॉट रीड। बस वो जो चीज़ हमने वहाँ पे रिक्वायर की थी वो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रीड करेगा। तो जो रीड करेगा क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे।
तो जो टाइप थी इसकी वो भी यही रहेगी, यानी इसके अंदर तो हमने सिर्फ इस लेयर तक एक्सेस दी है कि जो रीड हम जैसे करवा रहे थे इसको ऐसे ही रहने दें। डन हो गया जी। अब आपने इसकी हम चलते हैं एक और लेयर की तरफ। अब हमने BLL भी बना दी, DAL भी बना दी। अब हमारे पास आएगा एक नया प्रोजेक्ट क्लास लाइब्रेरी के नाम से, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होगी। ठीक है, तो हम इसे फॉर एग्जांपल इसको नाम दे देते हैं व्यू का। ठीक है जी, हमने इसको नाम दे दिया व्यू का, और इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं पर्सन व्यू का। पर्सन व्यू का हमने इसे नाम दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ हमने वो सेव वगैरह करवाने का किया था और जो चीज़ें हमने यहाँ पे इसके से शो करवानी है, हमने यहाँ पे कर दिया जी पब्लिक वॉइड। यहाँ हम फंक्शन बना देते हैं इनपुट का, पब्लिक वॉइड इनपुट। इनपुट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नेम। एंटर नेम है तो स्ट्रिंग नेम कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है जी, कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फ्लोट सैलरी इज इक्वल टू कंसोल डॉट। ठीक है जी, ये इसको हमने पहले भी देखा था। क्या करेंगे हम इसे फ्लोट डॉट पार्स। ठीक है जी, ये हमने क्या किया, दो इनपुट ले ली यूज़र से। टेक्स्ट तो हमने लॉजिकली पहले ही कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे हम अब दोबारा क्या बनाएंगे, इसका पर्सन BO का ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन ऊपर तो हमने कुछ ऐड ही नहीं करवाया। तो इसको भी करवाने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, कहाँ जाना है, हमने व्यू में हम जाएंगे और रेफरेंसेस में जाके हमने व्यू के अंदर एक तो PLL की बात करनी है और एक करनी है BO की। DAL की क्यों नहीं करनी, क्योंकि DAL को तो हम पहले ही करवा चुके थे। इसको किया और यहाँ पे अब हम इसे कर देंगे यूजिंग BO यूजिंग BLL बिजनेस लॉजिक लेयर। ठीक होगा जी, इनपुट का फंक्शन बनाया था हमने यहाँ पे हम बताएंगे पर्सन BO के नाम से हमने फिर BO का ऑब्जेक्ट बना देंगे हम यहाँ पे। इसका कोई पैरामीटर तो नहीं था। BO डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, BO डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इज इक्वल टू सैलरी आ गया। यहाँ पे हमने अब बनाना है पर्सन BLL का ऑब्जेक्ट। तो पर्सन BLL इज इक्वल टू न्यू। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सन BLL डॉट इनपुट है तो इसके अंदर सेव चल जाएगा और इसको हम पूरे का पूरा क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। जैसे कि हमने पहले टेक्स्ट किया था तो टेक्स्ट का कर दिया था। अब हमने दो चीज़ें ली हैं, दो चीज़ें लेंगे तो ही इसका आगे टेक्स्ट कैलकुलेट होगा। इनपुट वाला काम तो हो चुका है। ठीक,
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अब हम करेंगे इसको पब्लिक वॉइड शो का फंक्शन डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं हम जी पर्सन BLL पर्सन BLL। इसके बाद हमने बनाया जी पर्सन BO, पर्सन BO के अंदर हमने BL डॉट रीड करना है, ठीक है जी, BL डॉट रीड करना है। मतलब ये कि जो कुछ हम रीड करेंगे, रीड करके जो कुछ लेके आएंगे, डिस्प्ले जो करवाना है, तो वो हमारे पास उसका टाइप क्या थी, उसकी BO पर्सन BO टाइप थी, तो हमने वही उसमें सेव करवाएंगे। तो ये करवाने के बाद हमने क्या करना है जनाब, हमने अपना एक लाइन को प्रिंट करवाना है। हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, तो यहाँ पे आएगा नेम क्या है जी आपका, प्लस BO डॉट नेम। डन हो गया। ये इसी तरीके से हम यहाँ पे BO डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे क्या है हमारे पास ही ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट को हमने यहाँ पे तीनों चीज़ों को डिस्प्ले करवाना, डिस्प्ले का। अब ये देखें लेयर टू लेयर ये सारी चीज़ें जो थी ना चल रही हैं ना, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना आपने। अब हम जाते हैं मेन के पास, और यहाँ पे आके अब हम इसको देख लेते हैं। ये आ गया जी मेन फंक्शन में आपने जस्ट बस एक काम करना है आपने। क्या काम करना है आपने, यहाँ आकर हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो बनाने के लिए हमें रेफरेंसेस में जाके ऐड व्यू को बस ऐड करवाते हैं, और यहाँ पे आके यूजिंग व्यू करते हैं, और यहाँ पे मेन के फंक्शन में जाके बस हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन के अंदर हमने क्या देना जी, और राइट लाइन के अंदर हमने देना है कि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख सके ताकि हमें पता चल जाए ये चल रहा है हमारा, ठीक है। पर्सन व्यू V इज इक्वल टू न्यू पर्सन व्यू चला ये V डॉट इनपुट, और इसके बाद क्या V डॉट डिस्प्ले, और क्या होगा जी कंसोल डॉट रीड की। बस इतना ही काम है। अब हम इसको चला कर चेक करते हैं। ये यहाँ पूछ रहा है जी नाम एंटर करें, मैंने नाम एंटर किया वसीम। सैलरी मुझसे पूछ रहा है, मैंने सैलरी एंटर करती है 3 लाख, ठीक है। तो टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया उसने 1200। मैं आपको की प्रेस करता हूँ तो ये टर्मिनेट हो गया। अब मैं इसके पास जाता हूँ और इसके पास जाके मैं इसका सारों का तज्जिया करता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। DL में गया हूँ, मैं बिन के फोल्डर में गया हूँ, डिबग के फोल्डर में गया हूँ, BO के DLL देख रहे हैं, DLL फाइलें बनी हैं यहाँ पे। इसी तरीके से मैं इधर आया हूँ मेन के बिन में गया हूँ, डिबग में गया हूँ। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आएगी। इसमें डिबग में data.txt की फ़ाइल है, ऐसे ही था जी।
जो कैलकुलेट करके लिखा था वो मेरे पास फाइल में भी सेव हो चुका है। तो आपके ये फाइल हैंडलिंग वाला टॉपिक भी हो गया। आपका ये जो टॉपिक है ये लेयर्स के लिहाज से एंटायर आर्किटेक्चर भी आज क्लियर हो गया। आपने इसको बहुत अच्छे से करके ट्राई करना है ताकि आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ सके। तो इसको कम से कम 2-2 दफ़ा करके देखें, 2 दफ़ा इस वीडियो को देखें, एक स्टेप को स्टॉप करके दोबारा चेक करें, तो फिर जाके आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। फिर भी कोई एरर वगैरह आता है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ देख लें कि इसके अंदर जो DLL फाइल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, तो हमने DLL फाइल पहले बनाने देखी थी, RVieo स्टूडियो के थ्रू भी हमने बना के चला के चेक कर लिया विदाउट यूजिंग एनी कमांड। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।